नमस्कार साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जून 2025 लगातार चल रहा है। साथियों आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जिस हिसाब से एग्जाम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स पर आधारित है। जी हाँ, आज की वीडियो में आप जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, प्रश्नों के जवाब देते चलना है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि इस बार एग्जाम आप देख रहे हैं कि जनवरी 2025 या दिसंबर 2024 या फरवरी 2025 इसी के आसपास के करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इस के आसपास के जो दिवस है ना जो है उसमें थोड़ा विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर। जी हाँ, बिल्कुल आप जानते होंगे 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस या जिसको झंडा दिवस भी कहा जाता है भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। ठीक है, 7 दिसंबर 1949 से इसे प्रतिवर्ष भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, हिंदी भाषा के संवर्धन और विकास से संबंधित है अनुच्छेद 351। ठीक है, यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और संघ संघ मतलब केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है ताकि यह भारतीय सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का समावेश है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे आपका मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो ए है मतलब भाग 4, ये आपको पता ही होगा डीपीएसपी का संबंध किससे है, भाग 4 से है। ठीक है, ये तत्व जो है मतलब डीपीएसपी के जो सिद्धांत है अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, और डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी सूचीबद्ध था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसमें भी डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान थे। ठीक है, ये जो डीपीएसपी के प्रावधान होते हैं इनको किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको जो भी की पॉइंट बता रहे हैं, की फैक्ट जो भी आपको बताया जा रहा है इसको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न देखा जा रहा है एग्जाम का, थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा फिरा के काफी अंदर जाके पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये छोटी छोटी बातें जो है इसको भी ध्यान देना है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलाकर के इनको संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, बार बार पूछा जाता है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है डीपीएसपी के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन दा को जो है इस बार का जो है दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कब शुरू किया गया इसको, 1969 में। किसकी याद में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के, जिनको कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2022 का मिला है मिथुन दा को। 2021 की अगर बात करें तो वहीदा रहमान को मिला था, 2020 में आशा पारेख, 2019 रजनीकांत, 2018 अमिताभ बच्चन, 2017 विनोद खन्ना, 2016 के विश्वनाथ, 2015 में मनोज कुमार को, 2014 में शशि कपूर को, 2013 में गुलजार को मिला था, 2012 में प्राण को मिला था और 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, जैसा कि आपको बता चुके हैं। क्या मिलता है इसमें, इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल और एक साल प्रदान किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो 10 लाख रुपए का जो पुरस्कार है ये 2022 से लागू हुआ है, इसके पहले कम था। ठीक, अगला प्रश्न है
कि पूर्ण दहन की स्थिति में लौ का रंग कैसा होता है, कंप्लीट कंबस्टन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, पूर्ण दहन की स्थिति में लौ का रंग कैसा होता है, नीला होता है ना। क्यों नीला होता है, पहले इसके लिए आपको पूर्ण दहन समझना पड़ेगा। पूर्ण दहन होता क्या है, कंप्लीट कंबस्टन होता क्या है। पूर्ण दहन दहन की वह स्थिति है जब ईंधन पूरी तरह से जल जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर नीली लौ उत्पन्न होती है। नीली लौ, नीली लौ मतलब लौ का जो रंग नीलापन है, ये दर्शाता है कि दहन कुशलता से हो रहा है और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, जिससे कोई अवशेष नहीं बचता है। और इसके विपरीत अगर हम अपूर्ण दहन की बात करें, इनकम्प्लीट इनकम्बशन की बात करें जो है, तो इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जब कम होगी तो लौ का रंग लाल हो जाएगा या नारंगी लौ की उत्पन्न होती है। ठीक है, जो दक्षता की कमी और उप उत्पाद हानिकारक उप उत्पाद कौन से बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसके बनने का संकेत देता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा, क्योंकि हर दिवस के पीछे एक इतिहास होता है। वो दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, क्यों शुरुआत किया गया 24 जनवरी, हुआ होगा तभी शुरू किया गया। जी हाँ, 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। ठीक है, तो चूंकि एक देश की एक बेटी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई थी, ठीक है, तो इसलिए 24 जनवरी को देश की बेटियों के नाम पर समर्पित कर दिया गया, उसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, 24 जनवरी को और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इनको भी आपको जानना है। 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है। ठीक है, ये वही दिन है जब भारत ने अपना राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी, जिसमें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, इस तरह से तीन तीन घटनाएं 24 जनवरी को हुई हैं, तो 24 जनवरी का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरा भाई। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत कहाँ हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। जी हाँ, मद्रास के चेन्नई से जो है भारत में सबसे पहले नगर महापालिका की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की थी। 29 सितंबर 1688 को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, की स्थापना हुई, जो भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका संस्था है। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से नगर प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। तो जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, तमिल। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी, तमिल में हुई थी। किस शासन का वर्णन है, किस राजवंश का इसमें वर्णन है, संगम साहित्य में कौन कौन रचनाएं आती हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचा गया साहित्य है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक का काल माना जाता है। इस साहित्य में उस समय के 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य को 3 संगमों में संकलित किया गया था, जो मदुरै में आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए कि संगम मतलब तीनों संगम जो हुए थे या संगम साहित्य का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये मदुरै में हुआ था। संगम साहित्य को 2 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है, पतिनेमेलांकू और पतिनेकिलांकू। ठीक है, ये जो पतिनेमेलांकू है इसमें 8 ग्रंथ हैं, एट्टू लौके, और 10 गीत ग्रंथ हैं, पट्टू पट्टू। ठीक है, पतिनेनिकालकू में 18 ग्रंथ शामिल है, जिनमें से कुछ नैतिक शिक्षाओं पर केंद्रित हैं। इसमें जैसे आपको तोल्काप्पियम की अगर बात करें तो ये व्याकरण और अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। एट्टू तौके की अगर बात करें तो इसमें 8 काव्य संकलनों का संग्रह, जिसमें नरिनाई है, कुरुंतोकाई है, एनुकुरु एनकुरुनूर है, पतिदुपत्तु है, परिपाताल है, कलिथौके है,
नानुरू है और पुरुनानुरू आज शामिल है। वहीं अगर हम पट्टू पट्टू की अगर बात करें तो 10 से आदर्शों का संग्रह इसमें है जो प्रारंभिक तमिल जीवन की तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर से क्वेश्चन गजब गजब के बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। जी हाँ, आप उंगली का उपयोग करके जो है या स्टाइलस का उपयोग करके जो है क्या कर सकते हैं, इससे आप इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। झूम खेती या स्लैश एंड बर्न खेती, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में बनता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बेवर। बेवर या दहिया, ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है झूम खेती को। देखिए मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में से दीपाय कुमारी भी कहा जाता है। आइए उसके बारे में आपको बात करते हैं। पहले झूम खेती समझ लीजिए, झूम खेती होती क्या है। झूम खेती जिसे स्थानांतरित खेती या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, एक प्रकार की खेती जिसमें जंगलों के एक हिस्से को साफ करके आग लगा करके और फिर उस जमीन पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरी जगह पर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। मध्य प्रदेश में बैगा जनजात विशेष रूप से झूम खेती करती है जिसे बेवर या दहिया कहा जाता है। कौन सी जनजात करती है, बैगा जनजात। महत्वपूर्ण चीज है, जानना है आपको। बेवर या दहिया जो है कौन सी जनजात करती है, ये बैगा जनजात करती है। ठीक है, तो देखिए अगर भारत के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी भारत में ये जो कृषि है स्लैश एंड बर्न जो खेती है इसको झूम कहा जाता है। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको वहाँ पर बेवर या दहियार कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो बस्तर जिला है वहाँ पे दीपा कहते हैं। दक्षिणी राज्यों में इसको जरा और एरका कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं। केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में इसको कुमारी कहा जाता है और उड़ीसा में इसको कामन, विंगा या धाबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। रातापानी जो ये टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का 8वां है और भारत का 97वां टाइगर रिजर्व है। इस तरह से मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 9 हो गए हैं। इसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 9 हैं। कौन कौन से हैं, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी और माधव नेशनल पार्क जो सबसे नया बना है, माधव नेशनल पार्क। अगर एक एक करके अगर हम बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। पेंच की अगर बात करें तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1968 में स्थापित किया गया था और अपनी बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये 1981 में स्थापित किया गया था और अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व 1981 में स्थापित किया गया था और अपनी नदी और घाटियों के लिए जाना जाता है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 1975 में स्थापित किया गया था और 1831 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी बताई दी आपको जो है ये 2024 स्थापित किया गया और ये देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। माधव नेशनल पार्क ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का 9वां है। अगला प्रश्न है कि एसीसी अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 किसने जीता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर जो ए है मतलब भारत, एसीसी अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 किसने जीता, भारत ने जीता है मेरे भाई। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एसीसी अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता। किसको हरा करके, बांग्लादेश को, बांग्लादेश की महिला टीम को 41 रनों हरा करके उद्घाटन संस्करण की चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है कि यूनिफाइड पेंशन योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। जी हाँ, किसी राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला। ये भी आपको ध्यान देना है। पिछले जो एग्जाम हुआ अब तक हुए उसमें बहुत बार बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने 25 अगस्त 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने का फैसला किया और 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू हो गई है। अगला प्रश्न है
कि अल्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट का उपयोग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है नियंत्रण मेनू खोलना। नियंत्रण मेनू खोलने का मतलब इसके माध्यम से आप जो है क्या रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज इन सब चीज़ों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, माउस का उपयोग करके, तीर कुंजी का उपयोग करके, एंटर का उपयोग करके। ठीक है। हम्म? अच्छा, कुछ और जान लीजिए इसी प्रकार से अल्ट से बनने वाले, जैसे अल्ट प्लस हाइफन है तो दस्तावेज या विंडो नियंत्रण मेनू खोला जाता है। अल्ट प्लस F4 है, चयनित प्रोग्राम विंडो या संवाद बॉक्स को बंद करने के लिए होता है। अल्ट प्लस F4 चयनित दस्तावेज या फाइल को बंद करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस F4, F4 नहीं, कंट्रोल प्लस F4 जो है चयनित दस्तावेज या फाइल को बंद कर देता है। अगला प्रश्न है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, मद्रास। मद्रास ने जो है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 साल के बाद हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद होता ही है। ठीक है, तो WMTC 2024 की मेजबानी चेन्नई, ठीक है, ये भारत द्वारा की गई। यह सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया और भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान IMEI चेन्नई शाखा द्वारा आयोजित किया गया। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के तत्वाधान में 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, नई दिल्ली, भारत। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली, भारत में 46वें सत्र का आयोजन किया गया। भारत ने इसका आयोजन पहली बार इसकी अध्यक्षता की, मेजबानी की। ठीक है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल बी वर्मा। अच्छा, कब हुआ था ये सत्र? 46वां सत्र कब हुआ था? 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? यह ऐप जो है रेलवे के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन जो कर्मचारी हैं उनकी फ्रंटलाइन सुरक्षा कर्मचारियों की क्षमता के निर्माण के माध्यम से रेल सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से ये सुरक्षा मोबाइल ऐप बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि घरचोला किस राज्य की पारंपरिक साड़ी है जिसको GI टैग मिला है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। घरचोला जो है ये गुजरात का जो है, गुजरात की क्या है, एक साड़ी है, कढ़ाई है। ठीक है, ये गुजरात का क्या है, 27वां उत्पाद है जिसको GI टैग मिला है। ठीक है, यह साड़ी विशेष रूप से शादी समारोह में पहनी जाती है। इसे घर का वस्त्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा चंद्रयान मिशन 4 कब लॉन्च किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रयान 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 2027 आपको ध्यान में रखना है, 2027 में प्रस्तावित है कि चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 4 का मकसद क्या है? इसका मकसद है चंद्रमा से इकट्ठा किए गए नमूनों को वापस लाना। अगला प्रश्न है कि 2019 में आए नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कितने देशों से आई व्यक्तियों पर लागू होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3। कितने देशों से आए व्यक्तियों लागू होता है? 3 देशों पर। कौन कौन से, आइए इसके बारे में आपको डिटेल बता देते हैं। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कब ये लागू हुआ था। तो 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक कौन कौन से, 6 अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं वो? हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 11 मार्च 2024 को देश भर में लागू किया गया था। यह अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या देखना चाहते हैं वो भी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।